अब बात करेंगे आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। कंपनी के प्रबंधक सीईओ हमारे साथ हैं संजय चतुर्वेदी जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आईओएल केमिकल एक प्रमुख फार्मा और केमिकल कंपनी है और कंपनी के पास जो केमिकल और फार्मा बिजनेस है उसमें 61% केमिकल से रेवेन्यूज आते हैं और 46% सेल्स इनकी जो है वो फार्मा से आती है। तो आउटलुक समझने की कोशिश करते हैं, चूँकि बहुत टर्बुलेंट टाइम इस वक्त भी चल रहा है और ख़ास तौर पे चाइना की तरफ से शंघाई में पोर्ट पे बहुत ब्लॉकेड हैं और वहाँ से ख़ास तौर पर रॉ मटेरियल आता है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, क्या जो चाइना वाली दिक्कतें हैं कुछ ज़्यादा गहरा रही क्या? तो चाइना वाली दिक्कतें गहरा जरूर रही हैं, लेकिन ये गहराइयां हम लोग पहले भी पार कर चुके हैं जब पहला वेव या दूसरा वेव आया था कोविड का। अभी भी अगर आप देखें, इंडिया की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर काफी ज्यादा है, केएसएम्स और इंटरमीडिएट्स के ऊपर। और जब तक हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन जाते, ये समस्या तो लगी रहेगी। जब भी कोई बाधा चाइना में आएगी उसका प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। इस समय जो प्रभाव है दो दिशा में पड़ रहा है। पहला तो ये कि थोड़ा इन सब रॉ मटेरियल का भाव बढ़ गया है, लेकिन उससे भी जो बड़ी दिक्कत है वो ये है डिलीवरीज की। इस समय क्योंकि इस समय शिपिंग इंडस्ट्री जो है, और वो सिर्फ चाइना से रिलेटेड नहीं है, वो जो पूरा जो ग्लोबल माहौल चल रहा है उसके तहत जो शिपिंग इंडस्ट्री में अपहीवल आया है, कब वो माल चाइना से इंडिया पहुंचेगा, कब चाइना में बनेगा और किस रेट पे मिलेगा, ये सब चीजें जब कंपाउंड हो जाती हैं तो थोड़ा सरदर्द ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये सब समस्याएं मेरे हिसाब से टेम्पररी हैं और मैनेजेबल है। सरदर्द की दवा भी सर आप बनाते हैं, पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन, तो आइबू के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं इस बीच में। तो मुझे ये समझाइए, चूँकि आपके कोर कंट्रीब्यूटर में आइब्रू है, तो उसकी जो प्राइसिंग अचानक से काफ़ी बढ़ी हुई है शॉर्ट सप्लाई की वजह से, उसका किस तरह का इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है? तो बीच में देखिए, ऐसा है कि अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं तो आप देखिए, एक 1.5 साल पहले प्राइस बहुत हाई था आइबुप्रोफेन का, $13 $12 पर केजी था। आज की तारीख में तकरीबन $11 के करीब है, बीच में 10 साढ़े 10 तक भी गया था। मेरे ख्याल से ये जो रेट है सस्टेनेबल है और स्टेबल है, क्योंकि इससे कम अगर जाएगा तो कुछ भी जो प्रॉफिट मार्जिन है उस पर बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और आइबुप्रोफेन एक अकेला दवाई नहीं है, इसके बाकी और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो यूरोपियन मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे हिसाब से $11 के करीब एक स्टेबल प्राइस है। $11 के आसपास आप कह रहे हैं कि स्टेबल प्राइस है, और 11 पे इस वक्त शायद मेरे ख्याल में चल भी रही होगी सर। जी, अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि सप्लाई साइड्स की थोड़ी सी कंस्ट्रेंट है और प्राइस राइज भी है, आउटलुक के तौर पर अगर आप देखें तो क्या आपको लगता है कि अगले कुछ हफ्तों या महीनों में ये सप्लाई सॉल्व हो जाएगी या इसको थोड़ा वक्त लगेगा? क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जहां पे लग रहा है कि चाइना में भी थोड़ा और ज़्यादा लंबा समय खिंचता हुआ दिख रहा है, इतनी जल्दी सॉल्व होने की संभावना कम है। तो मैं इसका दो तरफिया जवाब दूंगा आपको। पहला तो ये कि आप देखिए, भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम लागू की थी जिसमें तकरीबन 50 एक मॉलिक्यूल्स थे जहां पे हमारी चाइना पे डिपेंडेंस बहुत थी। उसमें से अबाउट 30-35 मॉलिक्यूल्स का अप्रूवल भी हुआ है। कुछ लोगों ने प्लांट्स बनाने शुरू किए हैं। तक वो प्लांट्स प्रोडक्शन चालू नहीं करते, ये समस्या उन मॉलिक्यूल्स में बनी रहेगी। अच्छा, दूसरी बात, ये समस्या कुछ हफ्तों में टलेगी या महीनों में? मेरे समझ से तो ये समस्या कुछ महीनों में टलेगी, हफ्तों में नहीं टलेगी। 1-2 क्वार्टर भी लग सकते हैं। 1 क्वार्टर तो पक्का ही लगेगा। 1 क्वार्टर तो पक्का लगेगा। कोई शटडाउन की संभावना तो नहीं है वहां पे? नहीं, शटडाउन की संभावना तो नहीं है। प्रॉब्लम शटडाउन से नहीं है सर, प्रॉब्लम इससे है कि यहाँ पे जो माल बनता है वो यहाँ पर कब तक पहुंचेगा, कब तक उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस समय सप्लाई चेन का, वो हाई नहीं है। प्रोडक्शन तो तब भी जारी है, इस समय प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ है चाइना में कहीं पे भी। यानी एसेंशियल मेडिसिन और एसेंशियल प्रोडक्ट्स के एक्ट के तहत वहां पे भी लोग फैक्ट्रियों में जा रहे हैं और काम चल रहा है। लेकिन प्रोडक्शन शिप्स तक कब तक पहुंचेगा, पोर्ट्स तक, और वहां से कब रवाना होगा एक्सपोर्ट्स के लिए, उसमें थोड़ी देरी है। तो आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है इस समय सर, नंबर ऑफ डेज में?
नंबर ऑफ डेज में अगर हम देखें, कुछ प्रोडक्ट्स में हमारे डिलेज हफ्तों में है और कुछ प्रोडक्ट्स में महीनों में है। महीनों में और हफ्तों में है। तो आप ये कह रहे हैं कि पीएलआई के थ्रू इसका बेनिफिट लिया जा रहा है, तो उसमें बताइए क्या प्लान्स हैं आपके? हम लोगों ने अभी पीएलआई के तहत नहीं करा है। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन फाइल करी थी, वो अभी अप्रूव नहीं हुई है। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब जब नई पीएलआई स्कीम आएगी तो उसमें हम दोबारा से देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स हमको करने चाहिए। लेकिन काफी जो बाकी कंपनीज हैं जो पीएलआई स्कीम के तहत जिनके अप्रूवल्स भी आए हैं, वो प्लांट्स लगा रही हैं, मुझे लगता है इससे देश को काफी बेनिफिट मिलेगा। ओके, इससे भी अच्छा, एक और आपका मेटफॉर्मिन जो है, जो डायबिटीज़ की दवा होती है, वो भी आपका एक इंग्रेडिएंट है, और उसकी जो इनपुट है उसकी 100% डिपेंडेंसी मेरे ख्याल में चाइना से ही होती है। जी हाँ। तो वो भी दिक्कत आ रही होगी सर? हाँ साहब, वो दिक्कत आ रही है, लेकिन वो जो है आप देखिए कि इंडिया जो है, सारी ही कंपनीज जो इंटरमीडिएट है डीसीडीए चाइना से खरीदती हैं। और डीसीडीए एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्राइस में वॉलेटिलिटी 100% से भी ऊपर गई पिछले एक साल में। अबाउट $4500 $4600 पर टन के करीब गया था। फिर ये कम होके 4000 से भी कम हो गया। तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत है। लेकिन मुझे लगता है जिन कंपनीज के पास मैन्युफैक्चरिंग का स्केल है और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है कि वर्किंग कैपिटल को कायदे से डिप्लॉय कर सकें, वो लोग इस बाधा को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। सर, अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है इसका, और कितना इसमें एस्केलेशन संभव है? क्योंकि अगर सप्लाई इस तरह से डिसरप्ट हो रही है, और इंडिया एक बहुत ही बड़ा, मतलब अनफॉर्चुनेट है लेकिन बहुत बड़ा कंज्यूमर है डायबिटिक दवा का। इसका अगर आप हिस्टोरिकल भाव देखेंगे इंडिया में, तो एक समझ लीजिए 350 रुपए का रेंज रहता है। आज की तारीख में इसका जो भाव है 350 से 400 रुपए पर केजी की रेंज में चल रहा है हिंदुस्तान में। और ग्लोबली भी इसका जो प्राइस है $5 से लेकर $6 की रेंज में रहता है। और अभी बढ़ने की संभावना भी है सर? $5 से $6 की रेंज में रहता है इसका प्राइस, और हिंदुस्तान में भी इसी रेंज में है। इसी रेंज में है। ओके, एक सवाल और सर, अभी ये मतलब एक ब्लैंक क्वेश्चन है। सरकार ने भी कुछ जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें बढ़ाई हैं, उसमें कुछ आप लोगों का इंटरेस्ट है? हमारे पोर्टफोलियो से वो अभी टैली नहीं करता, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि ये काम बहुत जरूरी था, क्योंकि इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ गई थी, नॉट जस्ट रॉ मटेरियल की, बट ट्रांसपोर्टेशन की, शिपिंग की, लॉजिस्टिक्स की, एनर्जी की, यूटिलिटीज की, वेजेस की, लेबर की, कि अगर ये कदम सरकार नहीं उठाती तो काफी सारे जो एपीआई मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा बिजनेस है अनप्रॉफिटेबल हो जाता, और वो सस्टेनेबल हालत नहीं है। देखिए, जो भी कंपनी कोई सामान बनाती है उनके लिए लाजमी है कि वो एक मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी पे ऑपरेट करें, और अगर वो नहीं करेंगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ना रिकवर हो, तो अल्टीमेटली इसका जो नुकसान है वो पेशेंट्स को ही होगा जिनको दवाइयां नहीं मिलेंगी। राइट, शायद इसी को समझ के सरकार ने किया भी है। तो हमने सर, संजय जी, हमने बात ये की कि पैरासिटामोल, आइब्रूफेन, मेटमॉर्फिन, इन तीनों में सप्लाई साइड की दिक्कत आपको हो रही है, और उसकी वजह से प्राइस राइज भी हो रहा है। करेक्ट। और ये जो सप्लाई साइड की दिक्कत है, मैनेजेबल है और ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है। ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। तो इससे फिर आप अपना मार्जिन कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में, पेंटाप्रोजोल है, क्लोपिडोग्रिल है, और भी प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम मैनेज कर रहे हैं। लूजली क्रॉस सब्सिडी कह सकते हैं इसको आप, कि उस वाले प्रोडक्ट से इसको मैनेज कर रहे हैं, राइट सर? जी हाँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट अस। और इसमें एक आईओएल केमिकल एक बड़ी फार्मा कंपनी, लेकिन बातचीत करने का मकसद ये था कि चाइना की तरफ से जो अचानक से वहाँ पे सप्लाई डिसरप्शन हुआ है रॉ मटेरियल की वजह से, उससे बहुत सारी कंपनियों को ये दिक्कत आती हुई यहाँ पे दिख रही है। जैसा कि चतुर्वेदी जी खुद बता रहे हैं कि कई सारे प्रोडक्ट की इनपुट आ नहीं पा रहे हैं, और आने में समय लग रहा है, या तो वो सी में है या अभी पोर्ट में ही फंसे हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट देखने को आगे मिल रहा है। चलिए, एक छोटे